नमस्कार नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हमने कक्षा 12 के इतिहास विषय में भारतीय इतिहास को जानकारी के स्रोत चल रहे थे, जिसमें हमने आपके जो प्रमुख स्रोत हैं, जिनमें आपके साहित्यिक स्रोतों की आज हम चर्चा करेंगे। हमने इसमें जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनके बारे में हमने आज चर्चा कर ली थी। हमारी पिछली वीडियो में पुरातात्विक स्रोत के बारे में हमने आपको बताया था। आज हम इतिहास के प्रमुख जो है साहित्यिक स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। साहित्यिक स्रोत में हम पढ़ेंगे धार्मिक साहित्य के बारे में, जिसमें ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ धर्मेत्र साहित्य की मैंने आपको परिभाषा दी थी, जिसमें ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्य ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्य और विदेशी विवरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ जो आपके वंशावलियाँ हैं उन वंशावलियों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं धार्मिक साहित्य के बारे में। धार्मिक साहित्य में सबसे पहले जो नाम आता है वो आपके आते हैं ब्राह्मण साहित्य। कौन से आते हैं? ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य जो है, इस ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो क्या माने जाते हैं? वेद माने जाते हैं। सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या माने जाते हैं? वेद माने जाते हैं। और वेदों द्वारा ही वेद माने जाते हैं और वेदों के द्वारा हमें संपूर्ण आर्यों के सभ्यता व संस्कृति की जानकारी मिलती है। किसके द्वारा? वेदों के द्वारा हमें संपूर्ण आर्यों के सभ्यता व संस्कृति की। सभ्यता जानते हो? सभ्य, जहाँ जो लोग रहते थे वो क्या थे? सभ्य थे। उनकी संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन के बारे में हमें क्या मिलती थी? जानकारी। वेद जो है वो क्या है? ज्ञान के समृद्ध भंडार है। और वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, वेदों की संख्या 4। पहले कौन सा वेद आएगा? ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन सा है? आपके ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और यहाँ पर ये जो बताई दिया सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और इसमें 10 मंडल और 1028 क्या हैं? सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं। इनको आप एक तरह से ऐसे कह सकते हो भी 10 अध्याय मान लो आपके, और 10 अध्यायों में आपके 1028 के अलग अलग टॉपिक लगे हुए, इस तरह से आप कह सकते हो। ठीक है, प्रत्येक वेद के क्या होते हैं? 4 भाग बताए गए हैं। संहिता मतलब क्या है कि वेदों का ही भाग है। ब्राह्मण मतलब वेदों की भाषा क्या आती है? एक तरह से कठिन थी, उसको समझने के लिए किनकी रचना की गई? ब्राह्मण ग्रंथ है ये, एक तरह से ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। आरण्यक मतलब जो ग्रंथ जो है वन में जो है लिखे गए या वन में जो पढ़े जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आरण्यक। इसके बाद आगे आपके उपनिषद। उपनिषद मतलब जो गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? उपनिषद कहलाते हैं। गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? आपके उपनिषद कहलाते हैं। ठीक है, तो अब है वेदों की व्याख्या जो है वो किस में की गई है? वेदों की व्याख्या जो है वो किस में की गई है? किस में बताई गई है? संहिताओं में की गई है। और ऋग्वेद किस में रचा गया है? तो आपके प्रमुख छंदों में रचा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में जो है किससे संबंधित नियम बताए गए हैं? तो ऋग्वेद में यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित है। अगर ऋग्वेद में पूछे तो ऋग्वेद में भी जो है मंत्र दिए गए हैं। ऐसे मंत्र है जो कि यज्ञ के समय होत्री पुरुषों के द्वारा, मतलब महान पुरुषों के द्वारा जो मंत्र बोले जाते थे या जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता था वो किस में दिए गए हैं? ऋग्वेद में। यजुर्वेद में क्या है कि यज्ञों से संबंधित विवरण मिलता है। सामवेद में जो है आर्यों द्वारा गाई जाने वाली क्या है? सामग्री दी गई है। आर्यों द्वारा गाई जाने वाली सामग्री किस में है? सामवेद। सामवेद से संगीत, संगीत के बारे में जानकारी किस में है? सामवेद में। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। किसने की थी? अथर्वा। और इसमें विषय भी विविध है। इसमें जो है ब्रह्म ज्ञान दिया हुआ है, धर्म समाज निष्ठा दी हुई है, औषधि प्रयोग दिया हुआ है, शत्रुओं का दमन दिया हुआ है, रोग निवारण दिया हुआ है, तंत्र मंत्र आदि के विषय जो है इसमें क्या किए गए हैं? सम्मिलित किए गए हैं। इसके उपरांत यज्ञ और कर्म कांडों पर आधारित जो साहित्य रचा गया वो क्या कहलाता है? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। किसमें? यज्ञ और कर्म कांडों पर आधारित जो साहित्य रचा गया वो क्या कहलाए? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए।
ठीक है। आरण्य ग्रंथों में जिनकी रचना ऋषियों द्वारा वनों में की गई, मैंने आपको पहला बताया था भी, ये जो आरण्यक है वो क्या होते हैं, जिनकी रचना ऋषियों द्वारा किस में की गई, वनों में, दार्शनिक विषयों का विवरण मिलता है, जबकि उपनिषदों में गूढ़ विषयों एवं नैतिक आचरण नियमों की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है। नैतिक नियम वैदिक साहित्य को ठीक तरह से समझने के लिए किसकी रचना की गई, वैदिक साहित्य को ठीक तरह से समझने के लिए किसकी रचना की गई है, तो वेदांग साहित्य की रचना की गई। वेदांग, वेद प्लस अंग, मतलब वेदों के अंग, वेदों के भाग माने जाते हैं इनको, किनको, तो वेदांग जो है उनको वेदों के भाग माने जाते हैं। ठीक है। और इनके जो है कितने प्रकार हैं, या वेदांग जो है इनके कितने भाग हैं, तो कितने हैं, 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, और एक कौन सा रह गया, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है। और अब जो हमने जो अलग अलग पढ़े थे, वेद पढ़े थे, ठीक है, जैसे सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो कौन सा है, आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा, आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा, आयुर्वेद। ठीक है। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, धनुर्वेद है। सामवेद का उपवेद कौन सा है, गंधर्व वेद है। और लास्ट जो हमने वेद पढ़ा था अथर्ववेद, उसका उपवेद कौन सा है, तो शिलप वेद है। ठीक है। उसका उपवेद कौन सा है, शिलप वेद है। ठीक है। और ये इनके क्या हो गए हैं, 4 उपवेद हो गए हैं। ठीक है। तो आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद व शिलवेद 4 क्या है, उपवेद है, जिनमें चिकित्सा, आपसे ये छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है भी उपवेदों का जो विषय है वो क्या है। इनमें क्या है, चिकित्सा, वास्तुकला, संगीत, सैन्य विज्ञान आदि की क्या मिलती है, हमें जानकारी मिलती है। ठीक है। वेदों के उपरांत विभिन्न ऋषियों द्वारा स्मृति ग्रंथों की क्या की गई, रचना की गई। ठीक है। स्मृति ग्रंथों की रचना की गई। और इसमें अगर आपसे पूछे स्मृतियां है कौन कौन सी, तो स्मृतियां एक तो मनुस्मृति है, दूसरी कौन सी है, याज्ञवल्क्य स्मृति है। ठीक है। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। स्मृतियां होती क्या है, देखो, स्मरण योग्य, क्या, स्मरण योग्य चीज जो है वो क्या कहलाती है, ठीक है, वो स्मृतियां हैं। स्मृतियां अगर आपसे पूछे भी स्मृतियों का अर्थ क्या होता है, तो स्मृतियों का अर्थ होता है याद करना, याद करना। वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी याद करके क्या करना, हस्तांतरित करना, एक तरह से क्या होती है, स्मृतियां होती है। वेदों की क्या कहलाती है, स्मृतियां। ठीक है। इसमें कौन कौन सी स्मृति आ गई आपके, मनुस्मृति है और याज्ञवल्क्य स्मृति है। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति है। अब इसके बाद में वेदों के उपरांत विभिन्न ऋषियों द्वारा, ये तो स्मृतियां हो ही गई, ये मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीन मानी जाती है, ये भी पूछा जा सकता है सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, या ऐसे पूछा जा सकता है छोटा प्रश्न भी, 2 स्मृतियां, कोई 2 स्मृतियों के आप नाम लिखिए। अब इसके बाद में रामायण व महाभारत महाकाव्य भारतीय इतिहास की जानकारी के क्या हैं, स्रोत हैं, रामायण है, महाभारत है। इनमें उनके समाज के बारे में, धर्म के बारे में, उनकी राजनीति के बारे में, ठीक है, इनके बारे में हमें उनकी क्या है, ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। ठीक है। हमारे पुराण प्राचीन काल के इतिहास ग्रंथ हैं। पुराणों की संख्या जो है वो कितनी मानी गई है, 18 मानी गई है, जिसमें प्रमुखतः पुराण कौन से हैं, मार्कंडेय, ब्रह्मांड, वायु, विष्णु, भागवत एवं मत्स्य पुराण हैं। ठीक है। छोटा प्रश्न आ सकता है पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है, कोई 4 पुराणों के नाम लिखिए, तो आप बता सकते हो कौन कौन से हैं। मार्कंडेय पुराण है, ब्राह्मण है, वायु है, विष्णु, भागवत और मत्स्य पुराण है। मत्स्य जो है वो क्या माना जाता है, मत्स्य सबसे प्राचीन माना जाता है। ठीक है। मत्स्य पुराण सबसे क्या माना जाता है, प्राचीन माना जाता है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास की सर्वाधिक जानकारी किन से मिलती है, हमें पुराणों से मिलती है। ठीक है। पुराणों में एक तरह से क्या कह सकते हो कि आप वंशावलियां भी दी गई है पुराणों में। ठीक है। इनके 5 प्रमुख विषय हैं, और 5 प्रमुख विषय जो है सीधे से प्रश्न में आ सकते हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित्र। ठीक है। वंशानुचरित्र, सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित्र जो है इनके क्या हैं, विषय माने गए हैं। किनके, तो
पुराणों के। अब इसके बाद में आपके आता है कौन सा साहित्य, बौद्ध साहित्य। कौन सा साहित्य, बौद्ध साहित्य। ठीक है, बौद्ध साहित्य में अगर हम बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में बौद्ध साहित्य की प्रमुख भूमिका रही है। बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ मतलब त्रिपिटक, त्रि मतलब तीन, पिटक होता है एक तरह से टोकरी के आकार के, ठीक है, जिसमें मान लो तीन क्या है, टोकरी में तीन ग्रंथ माने रखे गए हैं। इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, और इनको ही क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, इनमें बौद्ध धर्म के नियम और आचरण क्या है, संग्रहित हैं। बौद्ध ग्रंथों में दूसरा जो महत्वपूर्ण योगदान है वो किनका है, जातक ग्रंथों का है, जातक कथाओं का है। जातक कथाएं कौन कौन सी होती है, तो गौतम बुद्ध के पूर्व मतलब पहले के जन्म की कथाएं, जे जो है उस समय के सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक पक्षों की क्या दे, जानकारी दे, वो क्या कहलाती है, जातक कथाएं कहलाती है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी मानी गई है, लगभग 549 मानी गई है। पाली भाषा के अन्य बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद पन्हो, दीपवंश एवं महावंश है। मिलिंद पन्हो में यूनानी आक्रमणकारी मिनांडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्ता का क्या है, वर्णन मिलता है या विवरण मिलता है। दीपवंश व महावंश में सिंहल द्वीप के इतिहास का भी वर्णन मिलता है। दीपवंश व महावंश में सिंहल द्वीप मतलब श्रीलंका जो क्षेत्र है उसका भी वर्णन हमें इसमें मिलता है। पाली भाषा के अलावा संस्कृत भाषा में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। कौन सी भाषा में लिखे गए थे, संस्कृत में। ठीक है, महावस्तु ग्रंथ गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित है। महावस्तु ग्रंथ किस पर आधारित बताए गए हैं, गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर। ललित विस्तार के में जो है लेखक ने गौतम बुद्ध को दैवीय शक्ति के रूप में निरूपित किया है। ठीक है, ललित विस्तार में लेखक ने गौतम बुद्ध को दैवीय शक्ति के रूप में निरूपित किया है और उनके अद्भुत कार्यों से संबंधित जीवन वृत्त अंकित किया है। ठीक है, मंजूश्री मूलकल्प अश्वघोष द्वारा जो है, अश्वघोष द्वारा जो रचित है बुद्ध चरित्र एक कौन सा है, सौंदर्यानंद काव्य में भी ऐतिहासिक हमें जानकारी मिलती है। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र एवं शिक्षाओं की क्या है, जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ दिव्य वदान में सत्कर्म और वीरोचित कार्यों का वर्णन मिलता है। ये ऐसे कैसे याद करने हैं, मध्य वह पश्चिमी एशिया, तिब्बत, चीन, जापान, ब्रह्मा, श्रीलंका आदि देशों में भारतीय बौद्ध ग्रंथों का क्या है, अनुवाद किया है और जिनमें प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री निहित है। ठीक है, आपके यहाँ से पूछा जा सकता है कि पहली बात तो यही आ सकती है, बौद्ध साहित्य के बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर बौद्ध साहित्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, बौद्ध साहित्य की वर्तमान दृष्टि से प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। किसी तरह से भी आपके जो है प्रश्न यहाँ से बना सकता है। इसके बाद में आता है आपका जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य की तरह जैन साहित्य में भी पर्याप्त ऐतिहासिक जानकारी हमें मिलती है। बौद्ध साहित्य की भाषा भी पूछी जा सकती है। जैन साहित्य में आगम सबसे क्या माने जाते हैं, प्रमुख। तो यह सीधा सा प्रश्न आ सकता है, आगम क्या है, तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। इसके अंदर जो है क्या है, 12 अंग, 12 उपांग, ठीक है, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार और 4 मूल सूत्र जो है इसके अंदर शामिल है। इसकी रचना जो है कब की गई थी, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी के लंबे समय में विभिन्न धार्मिक संगीतियों, संगोष्ठियों, जानते हो, सम्मेलन, वह व्यक्तियों के माध्यम से हुई थी। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। बौद्ध साहित्य मैंने आपको किस भाषा में बताया था, पाली के अंदर, और जैन साहित्य जो है वो किस में है, तो जैन साहित्य प्राकृत में है। ठीक है, जैन किस में है, प्राकृत में है, और बौद्ध किस में है, तो बौद्ध पाली भाषा में है। ठीक है, अन्य जो है जैन ग्रंथों में कथाकोश, परिशिष्ट पर्वन, भद्र बाहुचरित्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, इसी के साथ साथ जो है इसके अंदर आदि प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं जिसमें ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, और आगे है आचरांग सूत्र में जैन साधुओं के आचार व्यवहार से संबंधित नियमों का संकलन है। परिशिष्ट पर्वन में तत्कालीन राजाओं के जैन मुनियों से संबंध के बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और भद्रबाहु चरित्र में जैन मुनि भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय की घटनाओं की जानकारी मिलती है। यह प्रश्न आपके आ सकता है, छोटा प्रश्न, इंपॉर्टेंट है भी। चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम जीवन के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है, तो भद्रबाहु चरित्र से मिलती है।
तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।